जरा सोचो, अगर तुम्हारा एक डिसीजन तुम्हारी लाइफ बदल सकता है या खत्म कर सकता है। एक गलत कदम और सब कुछ खत्म, एक सही कदम और तुम बन सकते हो हीरो। पर कैसे पता चले कि कौन सा रिस्क लेना चाहिए और कौन सा नहीं? इसी का जवाब है द आर्ट ऑफ रिस्क। एक किताब जिसे लिखा है डॉक्टर रिचर्ड हैरिस ने। वो डॉक्टर जिन्होंने 2018 में थाईलैंड की एक फ्लडेड केव से 13 बच्चों की जान बचाई थी दुनिया के सबसे खतरनाक रेस्क्यू मिशन में। ये सिर्फ एक बुक नहीं, ये है एक गाइड तुम्हारे माइंड, तुम्हारे फियर और तुम्हारी इंस्टिंक्ट को समझने की। और आज आप सुन रहे हो इसका एक एक्सक्लूसिव ऑडियो बुक स्टाइल समरी, सिर्फ इंस्पायर स्टोरी वर्ल्ड पर, जहाँ कहानियाँ सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि जिंदगी बदलती हैं। तुम सोच रहे होगे मैं कोई केव डाइवर या सोल्जर तो नहीं हूँ, रिस्क लेने से मेरा क्या लेना देना। पर सच तो ये है, हर दिन हम रिस्क लेते हैं। जॉब छोड़ना एक रिस्क, बिजनेस शुरू करना एक रिस्क, रिलेशनशिप में जाना एक रिस्क, खुद से सच बोलना सबसे बड़ा रिस्क। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग, दिल और डिसीजन मेकिंग पावर एक साथ काम करे, बिना डर के, बिना रिग्रेट के, तो सुनो एक कहानी एकदम दिल से, दिमाग से और हिम्मत से। वेलकम टू द आर्ट ऑफ रिस्क, द न्यू साइंस ऑफ करेज, कॉशन एंड चांस, एक्सक्लूसिवली ऑन इंस्पायर स्टोरी वर्ल्ड। चैप्टर 1, योर ब्रेन ऑन रिस्क। कभी सोचा है, जब तुम किसी रिस्क के सामने होते हो, जैसे एक तेज गाड़ी तुम्हारी तरफ आ रही हो या तुम्हें किसी बड़े स्टेज पर बोलना है, तो तुम्हारा ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका दिमाग लॉजिक से काम करता है, लेकिन डॉक्टर रिचर्ड हैरिस कहते हैं सबसे पहले रिएक्ट करता है तुम्हारा इमोशन। जब भी कोई रिस्क तुम्हारे सामने आता है, सबसे पहले एक्टिव होता है तुम्हारे ब्रेन का एक छोटा पार्ट, अमिगडाला। ये तुम्हारे अंदर का डेंजर अलर्ट सिस्टम है जो डिसाइड करता है फाइट करो या भागो। और जब अमिगडाला एक्टिव होता है तो तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन, जिसे कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, थोड़ा स्लो हो जाता है। इसका मतलब है कि तुम्हारा बॉडी तुरंत रिएक्ट करता है, पर हर बार सही डिसीजन नहीं लेता। एक एग्जाम्पल सुनो। डॉक्टर हैरिस, जो एक एक्सपर्ट केव डाइवर हैं, बताते हैं कि उन्हें एक ऐसी केव में जाना पड़ा था जहां ऑक्सीजन कम थी और विजिबिलिटी जीरो। एक गलत मूव उनकी जान ले सकता था, पर उन्होंने अपने फियर को समझा, उससे भागा नहीं बल्कि ऑब्जर्व किया। उनका ब्रेन ट्रेन था रिस्क के सिग्नल्स को पहचानने और कामली रिएक्ट करने के लिए। यही फर्क होता है पैनिक करने वाले और रिस्क मास्टर के बीच। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, फियरलेस होना कोई सुपर पावर नहीं है। डर सबको लगता है, लेकिन जो लोग रिस्क लेते हैं वो डर को समझकर उसके साथ काम करते हैं। तो अगली बार जब तुम्हें रिस्क से डर लगे, तो अपने आप से ये 3 सवाल पूछो। 1, क्या यह डेंजर रियल है या मेरा दिमाग मुझे डरा रहा है? 2, क्या मैं तुरंत रिएक्ट कर रहा हूं या सोच समझकर डिसाइड कर रहा हूं? 3, अगर मैं 10 सेकंड रुक जाऊं तो क्या मेरा डिसीजन बेहतर होगा? जब भी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, एक डीप ब्रेथ लो और 10 तक काउंट करो। तुम्हारा अमिगडाला ठंडा पड़ जाएगा और तुम्हारा थिंकिंग ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। एक और सिंपल ट्रिक, अपने डर को नाम दो। जैसे यह जॉब छोड़ने का डर है या यह फेलियर का डर है। जब तुम डर को आइडेंटिफाई करते हो तो उसका इफेक्ट आधा हो जाता है। और हां, रोजाना थोड़ा कंट्रोल्ड रिस्क लेना शुरू करो, जैसे नए लोगों से बात करना, नए आइडियाज ट्राई करना। इससे तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे रिस्क के साथ कंफर्टेबल होना शुरू करेगा। रिस्क लेने के लिए फियरलेस होना जरूरी नहीं, समझदार होना जरूरी है। चैप्टर 2, द डिसीजन पैराडॉक्स। हर दिन हम जिंदगी में हजारों डिसीजंस लेते हैं, छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक। लेकिन कभी सोचा है, जितने ज्यादा ऑप्शंस होते हैं उतनी ही ज्यादा दिक्कत होती है चूज करने में। इस फिनोमेनॉन को कहते हैं डिसीजन पैराडॉक्स। जब हमारे पास बहुत ज्यादा चॉइसेस होती हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हेजिटेट करते हैं और कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। आज के चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग को इस कंफ्यूजन से बाहर निकाल सकते हैं, अपने डिसीजंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और अपनी लाइफ में फोकस बढ़ा सकते हैं। डिसीजन मेकिंग का साइंस। डॉक्टर हैरिस बताते हैं कि हमारा ब्रेन डिसीजन लेते वक्त 2 पार्ट्स के बीच स्ट्रगल करता है। 1, लॉजिकल ब्रेन,
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो फैक्ट्स, डेटा और लॉजिक पर फोकस करता है। 2. इमोशनल ब्रेन, अमिगडाला, जो फीलिंग्स, फियर्स और इंट्यूशन पर बेस्ड होता है। जब ऑप्शंस ज्यादा होते हैं तो ये दोनों पार्ट्स आपस में क्लैश करते हैं और हम डिसीजन पैरालिसिस में फंस जाते हैं, मतलब सोचते रहना लेकिन एक्शन नहीं लेना। यह पैरालिसिस न सिर्फ टाइम वेस्ट करता है बल्कि हमारी ग्रोथ को भी रोक देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो, तुम्हें अपनी लाइफ के लिए एक बड़ा डिसीजन लेना है, जैसे करियर चेंज करना। अगर तुम्हारे पास 10 अलग ऑप्शंस हैं, हर एक के प्रोस कॉन्स अलग हैं, तो तुम हेजिटेट करोगे, डिले करोगे और स्ट्रेस में आ जाओगे। इसी हेजिटेशन की वजह से कई लोग अपना बेस्ट चांस खो देते हैं। ज्यादा चॉइसेस होने का मतलब ये नहीं कि बेटर डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। कभी कभी कम ऑप्शंस और फोकस्ड चॉइसेस तुम्हें बेटर रिजल्ट्स दे सकती हैं। डिसीजन लेने में ओवरथिंकिंग से बचना बहुत जरूरी है। अपनी इंट्यूशन को समझना और यूज करना एक स्किल है जो इंप्रूव की जा सकती है। प्रैक्टिकल टिप्स: अपने ऑप्शंस को शॉर्ट लिस्ट करो, सब ऑप्शंस को मत कंसिडर करो। अपने गोल्स क्लियर करो, क्या चाहिए तुम्हें सच में। एक टाइम लिमिट 2 डिसीजन लेने के लिए, जिससे ओवरथिंकिंग ना हो। इंट्यूशन पर थोड़ा भरोसा करो, स्पेशली जब डेटा कंफ्यूजिंग हो। डिसीजन लेने से पहले 1 मिनट के लिए अपने इमोशंस को नोटिस करो। क्या तुम फियर में हो या एक्साइटमेंट में? इमोशन को समझना तुम्हें सही डिसीजन लेने में मदद करेगा। सिंप्लीफाई करना ही प्रोग्रेस है। ज्यादा सोचना नहीं, बल्कि फोकस्ड सोचना सीखो। जब तुम अपने डिसीजंस को स्ट्रीमलाइन करते हो तो तुम अपनी एनर्जी और टाइम दोनों बचाते हो। यह चैप्टर तुम्हें एक पावरफुल माइंडसेट देगा जो तुम्हारी लाइफ के हर डिसीजन में काम आएगा। समरी इन 1 लाइन: ज्यादा ऑप्शंस कंफ्यूजन बढ़ाते हैं, क्लैरिटी और लिमिट से बेटर डिसीजन पॉसिबल है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने डर को एक ताकत में बदल सकते हैं और कैसे डर की सही समझ से हम खुद को बेहतर इंसान बना सकते हैं। चलते हैं अब अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 3, द मिथ ऑफ फियरलेसनेस। अक्सर हम सोचते हैं असली सक्सेस के लिए फियरलेसनेस जरूरी है, मतलब बिना किसी डर के जिंदगी जीना। पर क्या सच में ऐसा होता है? क्या कोई इंसान सच में डर से पूरी तरह मुक्त हो सकता है? इस चैप्टर में हम समझेंगे कि फियरलेसनेस एक मिथ है। डर तो सबको होता है, लेकिन फर्क पड़ता है कि हम उस डर को कैसे समझते हैं और कैसे उसका सामना करते हैं। डर का असली मतलब: डॉक्टर हैरिस कहते हैं कि डर का मतलब है अलर्ट रहना, एक नेचुरल सिग्नल कि हमारे सामने कोई चैलेंज या रिस्क है। डर हमारी बॉडी और माइंड को प्रिपेयर करता है फाइट या फ्लाइट के लिए। जो लोग कहते हैं मुझे डर नहीं लगता, वो शायद अपने डर को दबा रहे होते हैं या इग्नोर कर रहे होते हैं, जो बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स ला सकता है। डर को दुश्मन समझने की जगह उसे एक टीचर की तरह ट्रीट करो। डर बताता है कि कहां हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, और यही ग्रोथ का रास्ता है। जब हम डर को समझकर उसका सामना करते हैं, तभी हम अपनी लिमिट्स को पार कर पाते हैं। की लेसन्स: 1. फियरलेसनेस का मतलब डर ना होना नहीं, बल्कि डर के साथ आगे बढ़ना है। 2. डर को दबाने या अवॉइड करने से प्रॉब्लम्स और बड़ी हो सकती हैं। 3. डर की सही समझ और एक्सेप्टेंस से ही ग्रोथ शुरू होती है। 4. हर इंसान में डर होता है, ये नॉर्मल है। असली बहादुरी है डर के बावजूद आगे बढ़ना। जब भी डर लगे, उस फीलिंग को पहचानो और उसे जज मत करो। अपने डर के कारण को समझने की कोशिश करो। क्या यह डर रियल रिस्क से है या सिर्फ इमेजिन फियर है? छोटे छोटे कदम लेकर अपने डर का सामना करो। धीरे धीरे अपनी कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करो। मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से माइंड को काम रखो ताकि डर ओवरवेल्म न करे। एक फेमस माउंटेनियर का एक्सपीरियंस सुनो। जब वो सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ रहा था तो उसे एक्सट्रीम फियर और एंजाइटी हुई, पर उसने अपने डर को समझा, एक्सेप्ट किया और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए। उसका फोकस डर को कंट्रोल करने पर नहीं, बल्कि अपने गोल पर रहा। यही वजह थी कि वो सफल हुआ। डर नेचुरल है, पर उससे डरना जरूरी नहीं।
डर को समझना और एम्ब्रेस करना आपको और मजबूत बनाता है। ग्रोथ और कंफर्ट जोन का एग्जिट एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। फियरलेसनेस एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि जर्नी है। असली फियरलेस वही है जो अपने डर को समझे और उसके साथ आगे बढ़े। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि रिस्क लेने के पीछे की असली साइकोलॉजी क्या है और कैसे सही रिस्क लेने से हमारी जिंदगी बदल सकती है। चलते हैं अब अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 4, द साइकोलॉजी ऑफ रिस्क। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हम सबके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क। रिस्क लेना हर किसी के लिए अलग होता है और इसकी साइकोलॉजी भी बहुत फैसिनेटिंग है। पर सबसे पहला सवाल यह है, रिस्क लेना क्यों जरूरी है और हम रिस्क को कैसे समझते हैं? डॉक्टर रिचर्ड हैरिस हमें बताते हैं कि रिस्क कोई रैंडम गैम्बलिंग नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड प्रोसेस है जिसमें हम अपने दिमाग, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करते हैं। हमारा दिमाग रिस्क को अलग अलग तरीके से परसीव करता है। 1. कुछ लोग नेचुरली रिस्क अवॉइड करते हैं क्योंकि उनका दिमाग डेंजर सिग्नल्स पर ज्यादा फोकस करता है। 2. कुछ लोग रिस्क को एक चैलेंज और अपॉर्चुनिटी समझते हैं जो उन्हें ग्रोथ और सक्सेस दे सकता है। ये सब हमारी पास्ट एक्सपीरियंसेस, पर्सनालिटी और एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। हर रिस्क के साथ एक रिवॉर्ड होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर रिस्क हमेशा बड़ा रिवॉर्ड दे। इसलिए रिस्क लेने से पहले हमें अपने रिस्क टॉलरेंस को समझना जरूरी है। मतलब हम कितना रिस्क आराम से ले सकते हैं बिना अपनी इमोशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज किए। रिस्क को अवॉइड करना भी एक रिस्क होता है क्योंकि बिना रिस्क के ग्रोथ नहीं होती। हर रिस्क का अपना साइकोलॉजी होता है जिसे समझना हमारे डिसीजंस को बेहतर बनाता है। रिस्क लेने का मतलब रेकलेस होना नहीं बल्कि कैलकुलेटेड डिसीजंस लेना है। इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ अवेयरनेस रिस्क मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करो, किस स्थिति में तुमने अच्छा रिस्क लिया और किस में नहीं। रिस्क लेने से पहले प्रोज और कॉन्स को साफ करो। जितना हो सके डेटा गैदर करो। अपनी कंफर्ट जोन को धीरे धीरे एक्सपैंड करो। बड़े रिस्क लेने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लो। जब रिस्क लो, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। पैनिक या ओवर एक्साइटमेंट दोनों डिसीजन को बिगाड़ सकते हैं। रिचर्ड हैरिस ने एक स्टोरी शेयर की है एक एंटरप्रेन्योर की, जिसके पास एक नया बिजनेस आइडिया था। वो आइडिया रिस्की था, पर उस एंटरप्रेन्योर ने अपने इमोशंस को समझा, मार्केट रिसर्च की और एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया। आखिर में उसका बिजनेस सक्सेसफुल हुआ क्योंकि उसने अपने रिस्क को अच्छे से एनालाइज किया था। रिस्क लेना जरूरी है, पर बिना सोचे समझे नहीं। अपनी पर्सनालिटी और सिचुएशन के हिसाब से रिस्क टॉलरेंस समझो। रिस्क को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखो, ना कि सिर्फ थ्रेट के रूप में। रिस्क और रिवॉर्ड के बीच बैलेंस बनाना सीखो। कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही सक्सेस का रास्ता है, जो हमारी अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल पर डिपेंड करता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे अपने दिमाग और इमोशंस को बैलेंस करके हम बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं और रिस्क को अपना दोस्त बना सकते हैं। चलते हैं अब अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 5, बैलेंसिंग इमोशन एंड लॉजिक। जब बात आती है रिस्क और डिसीजन मेकिंग की, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने इमोशंस और लॉजिक को बैलेंस करना। अक्सर हम या तो अपने इमोशंस में उलझ जाते हैं या फिर सिर्फ लॉजिक पर भरोसा करते हैं। दोनों एक्सट्रीम्स हमारे लिए रिस्की साबित हो सकते हैं। इस चैप्टर में डॉक्टर रिचर्ड हैरिस हमें सिखाएंगे कि कैसे हम अपने दिमाग के दोनों हिस्सों, इमोशनल और रैशनल, को एक साथ काम करने दे सकते हैं ताकि हम स्मार्टर और ज्यादा इफेक्टिव डिसीजंस ले सकें। इमोशनल ब्रेन वर्सेस लॉजिकल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन, अमिगडाला, हमें डेंजर सिग्नल्स देता है, जल्दी से रिएक्ट करता है, पर कभी कभी ओवर रिएक्ट भी कर सकता है। लॉजिकल ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, धीरे से सोचता है, डेटा एनालाइज करता है, पर कभी कभी ये एनालिसिस पैरालिसिस में भी डाल सकता है। दोनों का बैलेंस होना जरूरी है, जिससे हम अपने इंस्टिंक्ट्स को समझ सकें और उन्हें डेटा ड्रिवन डिसीजन से मैच कर सकें। जब भी डिसीजन लो, पहले अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करो।
क्या तुम घबरा रहे हो, एक्साइटेड हो या एंग्शियस? फिर थोड़ा पॉज लो और लॉजिकल फैक्ट्स पर ध्यान दो। क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? क्या रिस्क्स हैं? इमोशनल इंट्यूशन को इग्नोर मत करो, बल्कि उसे एक सिग्नल के तरह यूज करो, पर फाइनल डिसीजन लॉजिक से लो। इमोशंस जरूरी हैं, पर उनके कंट्रोल में रहना आवश्यक है। लॉजिक बिना इमोशंस के अधूरा होता है, क्योंकि इमोशंस हमें मोटिवेट करते हैं एक्शन लेने के लिए। डिसीजन लेने से पहले थोड़ा समय लेना और दोनों एस्पेक्ट्स को इवैल्यूएट करना फायदेमंद होता है। सेल्फ अवेयरनेस और माइंडफुलनेस से इमोशनल रिएक्शंस को समझना और कंट्रोल करना सीखा जा सकता है। जब भी स्ट्रेस हो, डीप ब्रीदिंग करो ताकि माइंड काम हो जाए। इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए लिखकर प्रोज और कॉन्स बनाएं। ये लॉजिकल एनालिसिस में मदद करता है। अपने इमोशंस को जर्नल में लिखना शुरू करो, इससे उन्हें समझना आसान होता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन से अपने प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस को बढ़ाओ, जिससे डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। रियल लाइफ एग्जांपल। एक इन्वेस्टर को एक बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेना था। पहले उसके इमोशंस उसे जल्दी डिसीजन लेने के लिए प्रेशर डाल रहे थे, पर उसने थोड़ा रुककर लॉजिकल डेटा चेक किया, अपने फियर्स को समझा और अंत में एक बैलेंस्ड डिसीजन लिया। इस वजह से उसका इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल रहा और उसने अननेसेसरी लॉसेस से बचाव किया। इमोशंस और लॉजिक दोनों की अहमियत समझो। दोनों को बैलेंस करने से ही हम स्मार्ट रिस्क ले पाते हैं। माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस डिसीजन मेकिंग की वो स्किल्स हैं जिन्हें हम डेवलप कर सकते हैं। ये चैप्टर तुम्हें एक प्रैक्टिकल माइंडसेट देगा, जिससे तुम अपने लाइफ के हर डिसीजन में कॉन्फिडेंट रहोगे। स्मार्ट डिसीजंस वही होते हैं जिनमें इमोशंस और लॉजिक दोनों का परफेक्ट बैलेंस हो। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हम अपनी रिस्क टेकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे नई अपॉर्चुनिटीज को पकड़ सकते हैं। चलते हैं अब अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 6, स्टेपिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। सोचिए, आप एक वार्म सेफ जगह पर हो जहां सब कुछ फेमिलियर है, कोई बड़ा रिस्क नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। यही है आपका कंफर्ट जोन। लेकिन अब सोचिए, जो आपका सपना है, जो ग्रोथ चाहिए, जो अचीवमेंट्स आप चाहते हैं, क्या वो सब उस कंफर्ट जोन के अंदर मिलता है? नहीं, वो सब उस जोन के बाहर है, उस अनफेमिलियर, अनकंफर्टेबल जगह में जहां रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, पर पॉसिबिलिटीज भी वही हैं। इस चैप्टर में डॉक्टर हैरिस हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर रियल ग्रोथ पा सकते हैं। कंफर्ट जोन एक ऐसी मेंटल बाउंड्री होती है जहां हम सेफ महसूस करते हैं, पर वही जोन हमें स्टैग्नेंट भी बना देता है। हम नए एक्सपीरियंसेस से बचना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कमजोर हो जाती है। डॉक्टर हैरिस कहते हैं कि अगर आप हमेशा कंफर्ट जोन में ही रहोगे तो एक वक्त के बाद लाइफ प्रिडिक्टेबल, बोरिंग और रिग्रेटफुल बन जाएगी। कंफर्ट जोन के जस्ट बाहर होती है एक पावरफुल जगह, जिसे वो कहते हैं स्ट्रेच जोन। यही वो जोन है जहां आप थोड़ा नर्वस महसूस करते हो, थोड़ा अनश्योर होते हो, लेकिन इसी जोन में लर्निंग, रिस्क टेकिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। स्ट्रेच जोन में जाकर ही आप ग्रेजुअली अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड कर सकते हो। कंफर्ट जोन छोड़ना अनकंफर्टेबल जरूर होता है, पर इसी डिस्कंफर्ट में ग्रोथ छुपी होती है। रिस्क और अनसर्टेनिटी ही नए स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोलते हैं। स्ट्रेच जोन में रहकर हम अपने फियर्स का सामना करते हैं और उन्हें धीरे धीरे कमजोर करते हैं। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस ही हमें कंफर्ट जोन के बाहर ले जाते हैं बिना ओवरवेल्म हुए। हर वीक एक नया डिस्कंफर्ट ट्राई करो, जैसे किसी नए इंसान से बात करना, पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस करना या नए प्रोजेक्ट में हाथ डालना। जब भी डर लगे उसे डॉक्यूमेंट करो। मैं इस चीज से क्यों घबरा रहा हूं? विजुअलाइज करो उस रिस्क का बेस्ट केस सिनेरियो। यह तुम्हें मोटिवेट करेगा। स्ट्रेच जोन में जाने के बाद हर प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो, चाहे छोटी हो या बड़ी। डॉक्टर हैरिस एक केव डाइविंग रेस्क्यू का एग्जाम्पल देते हैं, जहां रियल लाइफ रिस्क था, नैरो डार्क टनल्स थे, लेकिन उन लोगों ने अपने कंफर्ट जोन से निकलकर 13 जिंदगियां बचाईं। ये वही लोग थे
जो अपनी लाइफ में बार बार डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करते आए थे और इसी वजह से एक्सट्रीम प्रेशर में भी डिसीजन ले पाए। डिस्कम्फर्ट से दोस्ती करो, वहीं ग्रोथ का स्टार्टिंग पॉइंट है। फियर का मतलब डेंजर नहीं होता, बल्कि प्रोग्रेस का सिग्नल होता है। हर स्मॉल रिस्क आपके कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करता है। अगर आप चेंज चाहते हो तो आपको फेमिलियर वर्ल्ड को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। ग्रोथ वहीं होती है जहां थोड़ा डर हो, और उस डर को फेस करके ही हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन पाते हैं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे अनसर्टेनिटी के बीच भी हम क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। चैप्टर 7, क्लैरिटी इन केओस। कभी आपने नोटिस किया है, जब सब कुछ कंफ्यूज हो, ऑप्शंस हजार हों, टाइम कम हो, तो हमारा दिमाग या तो फ्रीज कर जाता है या फिर इम्पल्सिव हो जाता है। पर असली गेम चेंजर्स वही लोग होते हैं जो केओस के बीच भी क्लैरिटी और काम मेंटेन कर लेते हैं। इस चैप्टर में डॉक्टर रिचर्ड हैरिस हमें यही सिखाते हैं, कैसे अनसर्टेनिटी के ओशन में भी हम एक स्टेडी शिप की तरह डिसीजन ले सकते हैं। केओस का मतलब क्या है? केओस या अनसर्टेनिटी का मतलब है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, हाई प्रेशर अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, फियर ऑफ फेलियर। ये सब मिलकर हमारे थिंकिंग प्रोसेस को डिस्टॉर्ट कर देते हैं और तभी जरूरत होती है मेंटल क्लैरिटी की। क्लैरिटी बनाए कैसे? 1. स्लो डाउन व्हेन इट फील्स अर्जेंट। जब सब कुछ तेज लग रहा हो तभी सबसे पहले रुकना होता है। 2. ब्रीदिंग और पॉजिंग से आपका नर्वस सिस्टम काम होता है और आपके लॉजिकल सर्किट्स दोबारा एक्टिवेट होते हैं। 3. इंफॉर्मेशन गैदर करो पर ओवरलोड मत होने दो, सिर्फ रेलेवेंट चीजों पर फोकस करो। 4. एक डिसीजन ट्री बनाओ, अगर ये हुआ तो क्या, अगर नहीं हुआ तो क्या। ये स्ट्रक्चर आपके केओटिक थॉट प्रोसेस को डायरेक्शन देता है। अनसर्टेनिटी हर किसी की लाइफ में आती है, फर्क होता है कौन उसमें स्टेबल रहता है। क्लैरिटी कोई मैजिक नहीं है, ये एक ट्रेन्ड हैबिट है। कामनेस किसी भी लीडर या रिस्क टेकर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। पैनिक करना ह्यूमन है, लेकिन पैनिक के बाद जल्दी रिकवर करना एक स्किल है। प्रैक्टिकल टूल्स: यूज द स्टॉप टेक्निक। S, stop. D, take a breath. O, observe your mind. Proceed with intention. ये 4-step टेक्निक आपके माइंड को केओस से निकालकर प्रेजेंट मोमेंट में लाती है। यूज जर्नलिंग। केओटिक दिमाग के थॉट्स को लिखने से उनमें स्ट्रक्चर आता है। डेवलप अ डिसीजन रिचुअल। हर इंपॉर्टेंट डिसीजन से पहले एक रूटीन फॉलो करो जिससे तुम्हारा माइंड रेडी हो जाए। डॉक्टर हैरिस बताते हैं कि जब थाई केव रेस्क्यू चल रहा था तो पूरी टीम अनसर्टेनिटी से घिरी थी। बारिश, लो ऑक्सीजन, डार्कनेस, लेकिन उन्होंने हर स्टेप काम माइंड से प्लान किया। हर डाइवर ने अपना स्टेप लिखा, रिहर्स किया और टीम कम्युनिकेशन क्लियर रखा। इसी क्लैरिटी और कामनेस से 13 जिंदगियां बचीं। अनसर्टेनिटी में क्लैरिटी लाना एक सुपर पावर है। ब्रीथ, पॉज, स्ट्रक्चर, ये 3 हैबिट्स आपको केओस के बीच डायरेक्शन देंगे। रिस्क टेकिंग का मतलब कंफ्यूजन में जंप लेना नहीं, बल्कि क्लैरिटी से डिसीजन लेना है। आप जितना काम रहोगे उतनी ही क्लैरिटी आपको मिलेगी। समरी इन 1 लाइन: जब दुनिया केओस में हो तब क्लैरिटी आपका सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे रिस्क टेकिंग में करेज और कोलैबोरेशन का रोल होता है और कैसे हम अकेले नहीं बल्कि टीम के साथ मिलकर इम्पॉसिबल चीजों को भी पॉसिबल बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 8, रिस्क, करेज एंड कोलैबोरेशन। इमेजिन कीजिए आप एक डेंजरस मिशन पर हो, सिचुएशन अननोन है, रिस्क हाई है और आपको पता है एक छोटी सी गलती भी सब कुछ बदल सकती है। अब सोचिए, आप अकेले हों या एक ऐसी टीम के साथ हों जिसे आप ट्रस्ट करते हैं, जो हर कदम पर आपका बैकअप है। यही है इस चैप्टर का कोर मैसेज। रिस्क लेने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, एक ट्रस्टेड टीम और कोलैबोरेशन भी उतनी ही जरूरी होती है। करेज का मतलब सिर्फ डर से लड़ना नहीं, डॉक्टर रिचर्ड हैरिस कहते हैं। करेज का मतलब यह नहीं कि आपको डर नहीं लगता। करेज का मतलब है डर के बावजूद भी एक्शन लेना, और जब आपको किसी और पर ट्रस्ट करना हो
तो उस डर से निकलकर उनके साथ मिलकर काम करना, यह होती है इमोशनल करेज। टीम वर्क और ट्रस्ट का रिस्क में रोल। रिस्की मिशंस में फैसला सिर्फ एक इंसान का नहीं होता, पूरी टीम का कोऑर्डिनेशन मायने रखता है। जब आप किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं तो ट्रस्ट और कम्युनिकेशन सबसे बड़ा एसेट बन जाते हैं। अच्छी टीम वही होती है जिसमें हर सदस्य अपने रोल को समझे और ईगो को साइड में रखकर दूसरों की मदद करे। टीम वर्क बिना ट्रस्ट के एक टिकिंग बॉम्ब बन जाता है। कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग हर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में बेहतर रिजल्ट्स देता है। रिस्क शेयरिंग से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और स्ट्रेस संभालने लायक बनता है। इमोशनल सेफ्टी टीम में उतनी ही जरूरी होती है जहां हर कोई अपनी बात खुलकर कह सके। अपनी टीम या ग्रुप के साथ ट्रस्ट रिचुअल्स बनाएं, जैसे डेली चेक-इन्स, ऑनेस्ट फीडबैक और क्लियर कम्युनिकेशन। जब किसी ग्रुप डिसीजन में हो तो एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करें, सिर्फ सुने नहीं, समझें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर किसी और की लीडरशिप में काम करना भी एक रिस्क टेकिंग हैबिट है। कलेक्टिव विंस को सेलिब्रेट करें, इससे टीम का मोराल और करेज दोनों बढ़ते हैं। थाई केव रेस्क्यू मिशन में डॉर हैरिस और उनकी टीम ने हर कदम मिलकर प्लान किया। किसी एक डाइवर की गलत मूव दूसरों की जान ले सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने रोल्स को क्लियरली डिफाइन किया, प्रैक्टिस किया और म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ काम किया। रिजल्ट? सभी बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। एक इम्पॉसिबल मिशन को टीम करेज और कोलैबोरेशन ने पूरा कर दिया। रिस्क लेने के लिए मैं कर लूंगा वाली सोच से बाहर आना पड़ता है। करेज तभी स्ट्रांग होती है जब उसके साथ सपोर्ट सिस्टम हो। ट्रस्ट बिल्ड करना समय लेता है, पर रिस्क टेकिंग में उसका रिवॉर्ड प्राइसलेस होता है। टीम वर्क, एम्पैथी और कम्युनिकेशन, ये हर हाई स्टेक्स मिशन की हार्ट बीट है। समरी इन वन लाइन: करेज सिर्फ अकेले का नहीं होता, जब टीम साथ हो तब रिस्क लेना सेफर और स्मार्टर दोनों हो जाता है। अगले और फाइनल चैप्टर में हम बात करेंगे एक ऐसे माइंडसेट की जो रिस्क को सिर्फ थ्रेट नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना सिखाता है और बनाता है आपको एक अनस्टॉपेबल, अडैप्टेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड ह्यूमन बीइंग। चलिए अब चलते हैं फाइनल चैप्टर की तरफ। चैप्टर 9, रीफ्रेमिंग रिस्क। ये शब्द सुनते ही अक्सर दिमाग में क्या आता है? खतरा, फेलियर का डर, कुछ गलत हो गया तो? पर डॉक्टर रिचर्ड हैरिस कहते हैं, अगर आप रिस्क को सिर्फ नेगेटिव नजरिए से देखते हो तो आप लाइफ के मोस्ट पावरफुल ग्रोथ टूल से दूर हो जाते हो। यह चैप्टर सिखाता है रिस्क को रीफ्रेम कैसे करें। रीफ्रेमिंग का मतलब क्या होता है? रीफ्रेमिंग का मतलब होता है किसी सिचुएशन को नए नजरिए से देखना। जैसे, यार अगर फेल हो गया तो? अगर ये काम कर गया तो क्या कुछ नया हो सकता है? मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेकर सीख सकता हूं। यह माइंडसेट शिफ्ट आपके डिसीजंस, एक्शंस और लाइफ की डायरेक्शन को पूरी तरह बदल देता है। डॉक्टर हैरिस कहते हैं, ब्रेन रिस्क को सर्वाइवल लेंस से देखता है, पर अगर आप ट्रेनिंग दोगे तो वही ब्रेन उसे पॉसिबिलिटी की तरह भी देख सकता है। उनका मानना है कि अगर हम अपने रिस्क लेंस को ग्रोथ लेंस से रिप्लेस कर दें तो हर मुश्किल एक नया दरवाजा बन सकती है। फेलियर इज फीडबैक। जब आप रिस्क लेते हो और गिर जाते हो तो आपको एक गिफ्ट मिलता है, क्लैरिटी और करेक्शन। रिस्क लेने वाले लोग ज्यादा रिग्रेट्स की जगह ज्यादा स्टोरीज लेकर जीते हैं और यही स्टोरीज उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती हैं। प्रैक्टिकल टूल्स टू रिफ्रेम रिस्क। जब कोई टफ डिसीजन आए, अपने आप से पूछो, वर्स्ट क्या हो सकता है और बेस्ट क्या हो सकता है? What will I miss if I don't take this risk? इस सवाल को हर इंपॉर्टेंट डिसीजन पर लिख लो। हर हफ्ते एक स्मार्ट रिस्क लो और उसका रिजल्ट डॉक्यूमेंट करो। ये आपके दिमाग को सिखाता है कि रिस्क लेने से डरने की जरूरत नहीं है। रिस्क के बाद जो भी आउटकम आए उसे रिजल्ट नहीं, लेसन समझो। डॉक्टर हैरिस के खुद की लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क था अनट्रेन्ड एनवायरनमेंट में घुसना और बच्चों को रेस्क्यू करना, लेकिन उन्होंने हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह रीफ्रेम किया।
मैं इन बच्चों के जीवन के बीच सिर्फ एक दरवाजा हूं। अगर मैं काम रहूंगा तो यह दरवाजा खुल सकता है। यह सोच उन्हें स्टेडी बनाए रखी और उनकी टीम के साथ मिलकर सभी को बचाया। रिस्क लाइफ का एनिमी नहीं, एक पार्टनर है जो हमेशा कुछ नया सिखाता है। रिस्क के लेंस को डर से ग्रोथ पर शिफ्ट करो। हर सेटबैक एक सेटअप है नए उड़ान के लिए। आप जितना ज्यादा रिस्क रिफ्रेमिंग में एक्सपर्ट बनोगे, उतनी ही ज्यादा फ्रीडम, कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस आपकी लाइफ में आएगी। फाइनल समरी इन वन लाइन: रिस्क से दोस्ती करो, क्योंकि वही आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। दोस्तों, यह था द आर्ट ऑफ रिस्क का कंप्लीट ऑडियो समरी, जिसमें हमने सीखा रिस्क लेने की साइंस और साइकोलॉजी, कैसे हम अपने फियर्स को फेस करके ग्रो कर सकते हैं, कैसे क्लैरिटी, करेज और कोलैबोरेशन रिस्क को मैनेजेबल बनाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे रिस्क को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखकर हम अपने लाइफ का गेम बदल सकते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इंस्पायर स्टोरी वर्ल्ड पर, जहां आपको मिलेंगी और भी इंस्पायरिंग बुक समरीज जो आपकी थिंकिंग और जीवन दोनों को एलिवेट करेंगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए रिस्क लो, सीखो और ग्रो करो।